हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली के फीचर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के फीचर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। सो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ये ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जिसमें कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विच सेल द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर इसका है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एंड सेकेंड फीचर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और हमारा दूसरा फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी सेलर है, जो वो प्रोडक्ट सेल करता है, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब हर सेलर अपना एक यूनिक प्रोडक्ट सेल करता है, जो कि शेप में, साइज में और कलर में हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो इसीलिए उसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में बताया था कि उसमें होमोजेनस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसका कि सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर होता है। तो सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी सेलर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब हर सेलर का प्रोडक्ट यूनिक होता है। तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज टूथपेस्ट को सेल कर रहा है, टूथपेस्ट की मार्केट है और वहां पे आप टूथपेस्ट सेल कर रहे हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, उसी टूथपेस्ट का अलग अलग ब्रांड होगा। जैसे कि कोलगेट, पेप्सोडेंट और बबूल, ये तीन हमने ब्रांड्स ले लिए। तो तीनों ब्रांड्स में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि उस टूथपेस्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पेप्सोडेंट की फीचर्स है वो कोलगेट से थोड़ी डिफरेंट है, और जो कोलगेट की फीचर्स है वो बबूल से थोड़े डिफरेंट है। तो तीनों अलग अलग टाइप के ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, लेकिन है वो टूथपेस्ट ही, पर उसका ब्रांड अलग अलग है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसका पेटेंट करवा लिया जाता है। तो जो फर्म है, अगर किसी पर्टिकुलर फर्म ने उस ब्रांड का पेटेंट ले लिया है, तो वो ब्रांड उसी को बिलोंग करता है। तो उसके बाद कोई और उस ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकता। तो ये होता है पेटेंट राइट्स। अब यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक, इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट की वजह से एक तरीके से उस प्रोडक्ट पे उस पर्टिकुलर फर्म की मोनोपोली होती है, क्योंकि उसकी पेटेंट राइट है उस प्रोडक्ट पर। तो उस प्रोडक्ट पर उस फर्म की मोनोपोली है। लेकिन कंपटीशन भी है, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कोलगेट के टूथपेस्ट को सेल करी हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप्स है जो पेप्सोडेंट के टूथपेस्ट को सेल करी हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप्स है जो बबूल के टूथपेस्ट को सेल कर रही हैं। तो काफी सारी शॉप्स में आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, इसीलिए कंपटीशन भी है। सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट।
तो स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देयरफॉर ईच फर्म हैज अ इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि हर फर्म की एक इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है एंड the firm has the partial control over the price of the product because of the uniqueness of the product। इसका मतलब ये है कि जो हर फर्म होता है उसका प्रोडक्ट यूनिक होता है। जैसे कि पेप्सोडेंट के फीचर्स अलग हैं और कोलगेट के थोड़े से अलग हैं, शेप में, साइज में, पैकेजिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से है तो वो टूथपेस्ट ही, लेकिन उसके ब्रांड अलग अलग हैं। तो ऐसे में आपको कुछ यूनिकनेस दिखाई देती है प्रोडक्ट में। तो इस वजह से पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है कि आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं कर सकते प्राइस को, लाइक मोनोपोली। क्योंकि अगर सपोज पेप्सोडेंट का जो टूथपेस्ट है वो आपको एक्सपेंसिव मिलने लगेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उससे स्विच ओवर कर जाएंगे और आप कोलगेट का टूथपेस्ट खरीदने लगेंगे। तो कस्टमर्स स्विच ओवर भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। इसका मतलब ये है कि एक इसका फीचर ये भी है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेल होते हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, ना कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। क्योंकि मोनोपोली में आपने देखा था कि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका फुल कंट्रोल होता है ओवर प्राइस इन द मार्केट, लेकिन जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ पार्शियल कंट्रोल ही होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर वो बहुत ज्यादा अपने प्राइस को अपने अकॉर्डिंग सेट करता है तो कंज्यूमर जो है वो स्विच ओवर भी कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। तो ऐसे में जो सेलर होता है उसको अपने प्रोडक्ट को बेचते टाइम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सही से सेट करना होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें फर्म्स की एंट्री और एग्जिट में फ्रीडम होती है। सो आप लोग ये बता सकते हैं कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, बट the new firms they cannot produce the same product which has already been produced by the another firm। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म एक प्रोडक्ट बना चुकी है तो दूसरी नई फर्म सेम वही प्रोडक्ट बना के सेल नहीं कर सकती मार्केट में, बिकॉज जो वो प्रोडक्ट है वो लीगली पेटेंटेड हो गया है। तो इस वजह से जो न्यू फर्म है वो सेम वही प्रोडक्ट नहीं बना सकती जो प्रीवियस फर्म एक बना चुकी है मार्केट में। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरीके की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लाइक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे कि वुडलैंड के शूज हैं, तो उसका पेटेंट हो चुका है। तो अब दूसरी कोई भी फर्म अगर आती है और अपना प्रोडक्शन करती है और दोबारा वैसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये अलाउड नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वरना तो देयर इज अ फ्रीडम इन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो आपकी कहलाती है सेलिंग कॉस्ट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट लगती है। देयर इज अ सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू प्रमोशन। तो सेलिंग कॉस्ट इसमें इनकर्ड होती है बिकॉज there are large number of close substitutes in the market. So in order to differentiate the one product from the another, the firm has to incur some selling cost। इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए फर्म को कुछ अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी करनी पड़ती है या उनको कुछ डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है। आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं, तो इस तरीके की कोई स्कीम रख सकते हैं। तो इसलिए आपकी सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए। तो सेलिंग कॉस्ट इसमें इनकर्ड होती है। इसके बाद है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज।
तो स्टूडेंट्स इस मार्केट में, इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, देयर इज अ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. दैट मीन्स लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, there is a lack of perfect knowledge because it is impossible to compare the product of one firm with the product of another firm. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम वन फर्म के प्रोडक्ट को दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से कंपेयर करें. तो इस वजह से यहाँ पे आपकी लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एट्थ इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. So this is very important point, that is non-price competition. In monopolistic competition we can see the non-price competition. That means price के basis पे कोई competition नहीं होता है, बल्कि जो firm होती है वो दूसरे तरीके से competition करती है. कैसे competition करती है? In case of your monopolistic competition there is non-price competition. इसका मतलब है जो firm होती है they does not compete with each other by changing the price. इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से कम्पीट करती है, लेकिन प्राइस को चेंज करके नहीं, बल्कि अपनी कुछ पॉलिसी को चेंज करके. जैसे कि वो क्या करेगी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अगर कोई कंपनी है उसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो वो क्या करेगी, उसके साथ एक प्रोडक्ट को फ्री रखेगी. तो बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री. तो इससे क्या होगा कि उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी. तो प्राइस को नहीं कम कर रही है, प्राइस उतना ही रख रही है, लेकिन उसके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री दे रही है. तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल गेट अट्रैक्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा होगा. तो इस तरीके से जो राइवल फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं. कैसे? अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में इस तरीके के प्रमोशन टेक्निक्स को यूज करके कंपटीशन करती है. तो ये हो गए आपके फीचर्स. एंड मोर कैन बी सोल्ड एट द लेस प्राइस. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोर कैन बी सोल्ड एट लेस प्राइस इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बिकॉज अगर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मैं आप लोगों को एक पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैसा डिमांड कर्व होता है. ये मैंने आपको, जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ाया था तब मैंने आपको तीनों के ग्राफ्स एक्सप्लेन किए थे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा. तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है demand curve. In case of monopoly, it is downward sloping demand curve, and in the case of monopolistic competition, also downward sloping demand curve. Because जब हम प्राइस को कम करते हैं तब हम ज्यादा आउटपुट को सेल कर पाते हैं, तो इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में, आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट मार्केट फॉर्म है ओलिगोपोली. तो हम नेक्स्ट मार्केट फॉर्म पढ़ते हैं. In the case of oligopoly market, there are few big sellers. तो इट मीन्स ओलिगोपोली मार्केट को जब हम पढ़ते हैं तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है फ्यू बिग सेलर्स. दैट मीन्स ओलिगोपोली में आपके फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. तो स्टूडेंट्स ओलिगोपोली आपका नेक्स्ट मार्केट फॉर्म है जिसमें कि देयर आर few sellers and large number of buyers. There is a restriction on the entry and exit of new firms. It means कि जो ओलिगोपोली की मार्केट होती है इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि कार्स की जो मार्केट होती है. तो कार की जो मार्केट होती है उसमें आपके कुछ ही बिग सेलर्स होते हैं जो कि कार को सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं. तो वो ओलिगोपोली में उनका शेयर होता है. लेकिन अब कार को खरीदने वाले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. तो ये आपका ओलिगोपोली का एग्जांपल है. तो एक तो कार के अलग अलग ब्रांड्स हैं जैसे कि hyundai की हो गई, मारुति की हो गई, टाटा, फोर्ड, hyundai, मारुति. तो ये अलग अलग ब्रांड्स हैं कार के. तो ये अलग अलग ब्रांड्स हैं. तो ये फ्यू फर्म्स हैं जो कि इस कार मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हैं.
और ये अपनी कार्स को सेल करती हैं, लेकिन इनको खरीदने वाले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। और होता क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। ऐसा इसलिए बिकॉज वो जो कुछ बिग सेलर्स हैं कार के, वो क्या करते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें वो उसी ग्रुप में एक दूसरे के साथ प्राइस इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है, इट मीन्स प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म affects the price and output policy of other firm। इसका मतलब ये है, अगर एक फर्म है ओलिगोपोली के अंडर जो कि अपने प्राइस को इंक्रीज करती है, तो फिर राइवल फर्म्स भी अपने प्राइस को इंक्रीज कर देंगी। और अगर एक पर्टिकुलर फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है, तो राइवल फर्म्स भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर देंगी, सो दैट दे कैन फाइट द कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सो इसलिए यहाँ पे जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। In the case of oligopoly market, the firm's demand curve cannot be determined. This is because the firms, they keep on changing their prices, so one price cannot be set. तो एक पर्टिकुलर प्राइस सेट नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने प्राइस को चेंज करते रहते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो राइवल फर्म भी उसको देख करके प्राइस को इंक्रीज कर देती है, और अगर पर्टिकुलर फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो राइवल फर्म भी उसको देख करके अपने प्राइस को डिक्रीज कर देती है। तो इस तरीके से एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें कुछ ही फर्म्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ओलिगोपोली में कार की मार्केट में कुछ ही फर्म्स है जो कार की सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और ये बिग फर्म्स होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि कार काफी एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट, in the oligopoly market, these few big sellers, they come together and they form a cartel। ये अपना एक ग्रुप बना लेती हैं फ्यू फर्म्स एक साथ आकर के, और अपनी एक मोनोपोली को सेट कर लेती है मार्केट में, और ये सेट कर लेती है एक पर्टिकुलर प्राइस को, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉलिसी को, आउटपुट पॉलिसी को, और उसी को सारे जितने भी फर्म्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। तो ये कार्टल्स फॉर्म कर लेती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन, जिसमें ये ग्रुप बना लेती हैं, और उस ग्रुप के विद इन जो भी प्राइस पॉलिसी आउटपुट पॉलिसी सेट होती है उसको सारे फर्म्स फॉलो करते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन। दे कैन प्रोड्यूस द होमोजेनस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। In the case of oligopoly, the firm can produce the homogeneous product or it can produce the differentiated product। दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट जो है oligopoly में आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपका 8th पॉइंट है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मीन्स कॉम्पिटिशन थ्रू अदर मीन्स रादर देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस। प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन ना होकर के अदर तरीके से कंपटीशन होना। फर्म यूज द अदर मेथड्स लाइक एडवर्टाइजिंग, बेटर कस्टमर केयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू compete with the rival firms, and they do not make any changes in price। वो प्राइस में कोई चेंज नहीं करते बल्कि वो अदर फैक्टर्स में चेंज करते हैं, और इस तरीके से एक फर्म दूसरे फर्म के साथ कंपटीशन करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ लिए फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। इसमें पहला है हमारा फ्यू सेलर्स, देन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, there is a restriction on entry of new firms। यहाँ पे restriction होती है on the entry of new firms because पहले से एक कार्टेल का ग्रुप फॉर्म होता है, या आप ये कह सकते हैं इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं जिनकी मोनोपोली होती है उस मार्केट में। ओलिगोपोली है, इट्स नॉट अ केस ऑफ मोनोपोली। ओलिगोपोली, देयर आर फ्यू फर्म्स, तो फ्यू फर्म्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सो देयर इज अ लिटिल बिट कॉम्पिटिशन बिटवीन देम बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट्स, सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जैसे कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं वो। सो एंड ओनली दोज फर्म एंटर द मार्केट्स दोज हु कैन सस्टेन दैट पर्टिकुलर प्राइस विच इज सेट बाय द फर्म्स। इसका मतलब ये है सिर्फ वही
वही फर्म्स एंटर करते हैं मार्केट में जिनको कि लगता है कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे सस्टेन कर पाएंगे उस मार्केट, वही उस मार्केट में एंटर करते हैं। पेटेंट्स होते हैं, कार्टल्स होती हैं, तो इस तरीके की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स नहीं अलाउड होती है। As you can see that there is a restriction on the entry and exit of new firms, so they can earn the supernormal profit in the long run. Next is interdependent. All the firms are interdependent on each other. Then firms demand curve is indeterminate. Then formation of cartels to avoid the competition. Then homogeneous and differentiated products are sold and non-price competition. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऐसे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ लिया ओलिगोपोली की फीचर्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स एंड ओलिगोपोली की फीचर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू लेक्चर। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फ्लो चार्ट्स यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो थैंक यू क्लास एंड कीप लर्निंग।